पांच की पड़ताल में आपका स्वागत है। दो मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी को बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, किस तरह आतंक परस्त पाकिस्तान में हमने आतंकियों का खात्मा किया है। दूसरी तरफ आप आंतरिक राजनीति को देखिए, खासतौर पर कांग्रेस के कुछ बयान आए हैं जिसके बाद में कांग्रेस के इन बयानों को पाकिस्तानी मीडिया में भी दिखाया गया है। खैर, इस सब के बीच में डेलीगेशन भेजा जा रहा है, 33 देशों में डेलीगेशन भेजा जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एकजुट एक साथ दिखाई देंगे। हालांकि अब आंतरिक राजनीति का स्तर यह है कि कांग्रेस ने इस पर बिल्कुल अलग स्टैंड ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन को 33 देशों में भेजा जा रहा है ताकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से पेश किया जा सके। भारत की कोशिश है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा देखे जो वो मक्कारी के जरिए कई बार या गरीबी दिखाकर कई बार छिपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ऑल पार्टी डेलीगेशन को इस पर सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने को ध्यान भटकाने वाली पीआर एक्सरसाइज करार दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों के ऑल पार्टी डेलीगेशन को 33 देशों में भेजा जा रहा है। ये डेलीगेशन आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नीति को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से पेश करेगा। भारत की कोशिश है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा देखे जिसे वो अपनी कंगाली के नकाब में कई बार छिपा लेता है। ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई दो चार लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। अभी वी आर इन ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके बीच में हम किसी ने भी कुछ भी बोलना ये संयुक्तिक नहीं होगा। और हम भारत की तरफ जो भी अभी कर रहे हैं वो कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम भारतीय है और हम भारतीय रहेंगे। और हम भारत बाहर जाके भारत जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया के लिए लड़ाई है, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, दहशतवाद। वहीं दूसरी तरफ डेलीगेशन में नामों के चयन को लेकर सियासी दंगल जारी है। टीएमसी ने डेलीगेशन के लिए चुने गए पार्टी सांसद यूसुफ पठान की जगह सांसद अभिषेक बनर्जी को डेलीगेशन में जोड़ा। इसे लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर परिवारवाद से जोड़ते हुए निशाना साधा। टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है, पाकिस्तान का खिलाफ जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। वहीं इस पर टीएमसी की ओर से कुणाल घोष ने सफाई दी है। कुणाल घोष ने कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में कौन जाएगा ये पार्टी तय करेगी। केंद्र सरकार किसी सांसद को सीधे फोन नहीं कर सकती। किरण रिजिजू फोन किया था ममता जी को। हम लोग जो पहले बता रहे थे जिसके बारे में कि देखिए कौन पार्टी से कौन जाएगा, ये तो पार्टी को ये डिसीजन लेना चाहिए। तो वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एमपी को कांटेक्ट कर रहे थे, वो गलत था। वहीं डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे ध्यान भटकाने वाली पीआर एक्सरसाइज बताते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सभी पार्टियों से उन्होंने चुन कर सांसद उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और दुनिया के अलग देशों में 30 या 32 देशों में जाएंगे। और जो भारत की जो सोच है, जो विचार है, जो जानकारी हमारे पास है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उसको लेकर वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। एक तरफ जहां ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया में आतंकिस्तान की पोल खोलने जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सियासत कर इस मिशन की धार को कुंद करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पांच की पड़ताल में आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके बहुत सारे पहलू हैं, अगर एक एक करके इन पहलुओं को आपके सामने रखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस डेलीगेशन को अलग अलग देशों में या 33 देशों में भेजने का मकसद। ये 7 टीमें बनाई गई, 7 अलग अलग डेलीगेशन हैं।
सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम सभी जानते हैं पाकिस्तान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य अभी पिछले कुछ आगे आने वाले कुछ 16-17 महीनों तक वो रहने वाला है। ऐसे में यूएनएससी में वो लगातार भारत के खिलाफ एक अपना जो झूठा नैरेटिव जैसे अपने देश में फैलाता रहा, इस तरह का एक नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेगा। इसको काउंटर करना है पहले ही। द्विपक्षीय संबंध हमारे इन सभी देशों से बहुत मजबूत हैं, जिन भी देशों में डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों का भी उदाहरण ले सकते हैं। जापान है, अमेरिका है, रशिया है, ये तमाम देश तो हैं ही हमारे अच्छे मित्र। लेकिन आप ऐसे भी देशों को देखिए जहां पर सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र होने के नाम पर कई बार पाकिस्तान जो है अपनी मांगों को रखता रहा है, अपनी कंगाली को छिपाने के लिए कई बार इनसे दान भी लेता रहा है। इन लोगों का सहयोग भी इस नाते मिल जाता है। कुल मिलाकर अभी हम इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो झूठा नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा अपने देश में अपनी जनता के बीच में चलाया है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसको रखने से चूकेगा नहीं और रखता भी रहा है। भारत का मकसद ये है कि ये डेलीगेशन जाएं, ये डेलीगेशन ये बताएं कि किस तरीके से भारत ने बड़ी सिलेक्टिव कार्रवाई की। यहाँ पर हमने किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया और ये हमारा मकसद कभी था भी नहीं। हमारा मकसद सीधे सीधे था आतंक पर चोट करना। इसीलिए हमने चिन्हित करके 9 आतंकी ठिकानों पर अपने मिसाइल्स दागे और सफलतापूर्वक इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद भारत ने हमेशा कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान ने युद्ध थोपने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने किस तरीके से स्वयं को रोका, संयमित बना रहा और अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है इस पूरी घटनाक्रम को देख रहा था कि भारत ने कितनी संयत कार्यवाही यहाँ पर की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यवाही को करने की जरूरत क्यों पड़ी, कितना मजबूर कर दिया होगा पाकिस्तान ने, वो भी बताना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आतंकवाद परस्त है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकी संगठनों का, आतंकी समूहों का समर्थन किया है, वो भी स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि पाकिस्तान बेशक दुनिया भर में ये कहता रहे कि आतंकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कई ऐसे झूठे नैरेटिव रखता रहे, लेकिन कुल मिलाकर बात साफ है कि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकियों के बीच के कनेक्शन को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके लीडर्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बाकी सदस्यों के नाम देख रहे हैं। ऐसे 7 जो डेलीगेशन है वो बनाए गए हैं। मेरे साथ रत्नाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस वक्त मौजूद हैं। बाकी के मेहमान जुड़े हैं, उसके बीच में रत्नाकर जी मैं चाहूँगा आपका स्वागत है। सबसे पहले आप यही बताएं कि डेलीगेशन को भेजने के कुछ मकसद मैंने रखे हैं और क्या मकसद हैं और कैसे अंदर और बाहर दोनों जगह पर आप इसको समझाएंगे। देखिए प्रवीण जी, निश्चित तौर पे जो 7 डेलीगेशंस बनाए गए हैं, वो 7 डेलीगेशंस जो है वो वैश्विक स्तर पे जाकर के और भारत का जो पक्ष है वो अच्छी तरीके से रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इनका टेररिस्ट अटैक करता है हमारे ऊपर और बाद में इनोसेंटली उसको डिनाई कर देता है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन सबूत जो हमारे पास एकत्रित हुए हैं, 26/11 में भी हुए थे, उस समय भी हमने डेलीगेशंस भेजे थे, अभी भी जो हमले हुए हैं उसमें भी हमारे पास जो सबूत मिले हैं वो विश्व पटल पे ले जा करके हम 33 देशों के समक्ष रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान इस सारे जो हमले हुए हैं उसके पीछे उनका हाथ। और भारत, जैसा आप जानते भी हैं और अभी आपने कहा भी कि भारत कभी नहीं चाहता, युद्ध के फेवर में कभी नहीं रहा। भारत हमेशा ये चाहता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अगर कोई जानबूझ करके हमारे ऊपर युद्ध की स्थिति थोपेगा, कोई आतंकवादी हमले करवाएगा, तो भारत निश्चित रूप से उसका जवाब देगा। और इस बार जो जवाब हमने दिया है वो बहुत बड़ा जवाब दिया है और विश्व को भी हमने दिखा दिया कि भारत जो है किस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ है और आतंकियों के 9 अड्डों को, जो मुख्यालय हैं लश्कर के, जैश के, ये सारे मुख्यालयों पे हमने हमला किया और जिसमें उनके टॉप 5 कमांडर्स को भी मार गिराया। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को हमने मारे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए पाकिस्तान ने हमें मजबूर किया था। पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष लोगों को मरवाने का काम किया आतंकवादियों के माध्यम से। रत्नाकर जी, मैं ये तो पहलू हैं ही जो आपने महत्वपूर्ण पहलू रखे। अब जैसा मैंने कहा था कि 2 मोर्चे हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में तो हम इन सारी बातों को रखेंगे, एक अंदरूनी मोर्चा भी। हम जानते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को जनता की आवाज़ कहा जाता है, तो विपक्षी साथी जुड़े, मैं जानता हूं कि क्या सवाल आ रहे हैं, जो मेजर सवाल हैं। आपके सामने भी हमने थोड़ा बातचीत कल भी की थी, लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ जो भीतरी असंतुष्टि है इसको दूर करने का कार्य भी तो सत्ता पक्ष का होना चाहिए।
बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए निश्चित रूप से विपक्ष का जो जिम्मेदारी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन की जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। सदन जब सर्वदलीय बैठक होती है तो राहुल गांधी ने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा देश की जनता से कि हम इस घड़ी में सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। लेकिन आप देखिए, जहां पे राष्ट्रनीति की बात आती है तो किस तरह से राजनीति करने से ये लोग बाज नहीं आते हैं। और कांग्रेस के लिए मैंने कहा कि राष्ट्र प्रथम नहीं है, कांग्रेस के लिए चाटुकारिता प्रथम है। इन्होंने उन लोगों के नाम दिए जिनका ग्लोबल एक्सपोजर शशि थरूर की तरह नहीं था, जो राजा बरार हैं, जो नासिर हुसैन जी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को जानता हूं। शशि थरूर का 3 दशक का जो अनुभव रहा है, जो विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन में एक उच्च पद पे कार्य भी कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का नाम देना चाहिए। लेकिन उनके नाम की जगह इन्होंने ऐसे नाम दिए जिनको विदेश नीति के बारे में उतने सक्षम नहीं है जितने शशि थरूर हैं। तो इस तरह को अगर हम अपने देश की इमेज को रिप्रेजेंटेशन जो करने जा रहा है वो अच्छे तरीके से करके अपनी बातों को मजबूती के साथ रखे, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके अगर हम भेजते हैं तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इस पर भी राजनीति करने का काम जो है वह कर रही है, और यह ठीक नहीं है, क्योंकि जहां तक राष्ट्रवाद की बात आती है वहां पे। ठीक है रत्नाकर जी, अभी थोड़ा समय लगा, मुझे लगता है मैंने आपने थोड़ा विस्तार से इनके पहलुओं पर बात की। प्रियंका जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रियंका जी आपने जरूर सुना होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी को आपने सुना, कमोबेश यही बातें हर तरफ से आ रही हैं, यही मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग बेशक अपनी बात को रख रहे हैं, हो सकता है कि ये स्थानीय चुनाव, बिहार के चुनाव का दबाव, हो सकता है कि अब कांग्रेस को एक स्टैंड लेना है सरकार के खिलाफ, तो लेकिन जैसे ही आप ऑपरेशन सिंदूर पर या इस सैन्य कार्यवाही पर कोई भी प्रश्न खड़ा करते हैं तो वो उल्टा पड़ता है, यानी ये देश की संवेदनाओं के विपरीत जाता है। ये एक बात आ रही, थोड़ा इसको आप बताइए कि आप किस तरह से ले रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो या पूरा देश, जिस तरह से हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, उसमें हमारे 26 बेगुनाह बेकसूर लोगों की हत्या की गई, वो भी धर्म देखकर, वो अपने आप में पीड़ादायक था। पूरी तरीके से विपक्ष ने ये कहा कि एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े हैं, पर सरकार समय समय पर जिस तरह के पोस्टर जारी करती रही, जिस तरह ऑफिस का एड्रेस बताती रही, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार खुद इसको जो है पूरी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से पॉलिटिसाइज करती रही। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने जो है रेल का टिकट हो या अन्य कई जगह पर हो, पोस्टर लगाना हो, इन सारी चीजों को किया, और ये मुझे लगता है पूरी तरीके से कि हमारे देश के सम्मान के खिलाफ है। हमारा देश जो है पूरी तरीके से एक तरीके से गमगीन है। हमने अपने लोगों को खोया, फिर हमने युद्ध के मैदान में उन लोगों को खोया जो हमारे वीर सैनिक थे, उसके साथ में जो बॉर्डर पे रह रहे थे उन लोगों ने एक बार फिर अपनी जानें गंवाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जश्न की तरह सेलिब्रेट कर रही है। भाई कौन सा जश्न है ये आप बता दीजिए मुझे। आपने कहा कि ठीक है, आपको जो है विदेश के लिए पूरा एक ग्रुप बनाना है, आप सब लोग अपने अपने नाम दे दीजिए, जो हमें समझ में आया वो हमने नाम दिया। पर नहीं, आपने हमें बिना बताया हमारे एक सांसद को सिलेक्ट किया। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप वही चीज बता देते तो मुझे लग रहा है कि कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं था। पर उन सब चीजों के ऊपर जिस तरीके से आपने ये कहा, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने ये कहा कि युद्ध से पहले, वैसे तो ये युद्ध भी नहीं मानते हैं उसको, पर उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हमने उनको एक एडवाइस दी पाकिस्तान को कि आपके जो है हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जाए। अब बताइए कौन ऐसी मतलब पाकिस्तान जो विश्व का सबसे बड़े आतंकवादी संगठन का जो है वहां पर चलता है, और उसके साथ में आप उनको ये खुद ही कह देंगे कि भाई नहीं, हम तो आपके आतंकवादी संगठनों को मारने जा रहे हैं, जबकि पता है कि ये बहुत अलग मसला है। इस पर सेना ने भी, प्रियंका जी, इस पर डीजीएमओ स्पष्ट कर चुके हैं। देखिए ये मसला बड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 16 पोटेंशियल, सुनिए तो सही, सेना का सवाल है, मेरी बात सुनिए, आप जब ये पॉइंट रख रहे हैं ना, आप लोगों ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सेना की वीरांगनाओं का अपमान किया। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट रुकिए तो सही, ऐसे कैसे संवाद होगा? कर रहे हैं नहीं भाई साहब, हमारी सेना किसी के कदमों में झुकी हुई नहीं है, वो देश की बॉर्डर। प्रियंका जी मोनोलॉग हो जाएगा, एक मिनट रुकिए तो सही, माँ बाप को बिना परवाह किए, छोटे छोटे बच्चों की बिना परवाह किए, अपने रिश्तेदारों की बिना परवाह किए, ये क्या तरीका हुआ? प्रियंका जी, प्रियंका जी एक मिनट, दिस इज नॉट द वे ना। प्रियंका जी, आपका बोलने का अवसर है, मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ।
अगर पूरे सांसद में कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो जाकर अपनी बात रख पाए, तो ये शर्म की बात आपके लिए है। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात नहीं। प्रियंका जी आप रुकिए भी तो सही। मेरा ये कहना है कि चर्चा में रुक के शुभंकर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभंकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा देर से जुड़े भी थे, तब से ये अपनी बात रख रहे थे, रखना कर नहीं ठीक है, पर मेरा ये कहना है कि चर्चा करिए ना। चर्चा में आप सतत एक ही मोनोलॉग चलेगा। मेरा जैसा ये कहना कि आप जो कह रहे हैं कि बताया, एडवाइस किया, ये बात को डिनाई कर चुका विदेश, चलिए ठीक है, उसको ऐसे भी समझिए कि 16 पोटेंशियल आतंकियों को, जिनमें 5 बड़े कमांडर हैं, ढेर करने में भी और ये ये भारत सरकार नहीं कह रही, पाकिस्तान ने स्वीकार किया है, तस्वीरें आ गई, इंटरनेशनल सब जानते हैं कि आपने 5 जी नहीं प्रवीण जी, वैसे तो पाकिस्तान की हम बात मानते नहीं, पर पूरा मीडिया चैनल तो लगा पड़ा नहीं, था। मैं कह रहा हूं आप मान लीजिए, ये तो पाकिस्तान के सारे शहरों में कब्जा करके बैठा हुआ था। नहीं, अब फिर वही बात, दोहरी बात, आप अपनी मीडिया चैनलों की बात छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि आपने सेना, ये बात सेना ने कही। सबसे बड़ी चीज प्रवीण जी ये बताइए कि प्रियंका जी, मुझे लगता है आप लोगों की ये सुनिए तो सही, ये तो अपने आप में पहली बार है इतिहास। प्रियंका जी, या तो आपके पास जवाब नहीं है भाई, मैं चाहूंगा कि शुभंकर जी को लिया जाए, शुभंकर जी को ऑडियो डाउन किया जाए प्रियंका जी का। शुभंकर जी मुझे ये बताएं कि क्या आप कांग्रेस के रुख से सहमत हैं? टीएमसी कांग्रेस के साथ है? आप किस रुख की बात कर रहे हो? सेना से सवाल पूछना, या आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है, मुझे लगता है आपको पता होगा कांग्रेस क्या सवाल पूछ रही है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। प्रवीण जी देखिए, एक बात समझने की बहुत जरूरी कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो बेसिकली सवाल पूछा किससे जा रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर का जो हम लोग एक इमेज देख रहे हैं, उसके 2 इमेजेस है। एक मिरर इमेज है। मिरर इमेज में आप प्रधानमंत्री जी को आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं और पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली लड़ते दिखाई देते हैं। उसमें किसी सेना को सम्मान नहीं मिलता। अगर सेना को सम्मान देना है तो सेना में उसके फोटोज लगाइए ना, जो शहीद हो गए उनके तस्वीर लगाइए ना। तो अगर उसके विषय में सवाल पूछने थे, या अगर ये पूछा जाए कि भाई राफेल का रोल कैसा रहा, अगर गिरा तो क्या हुआ, क्या हमारे जो विमान थे जो सरकारी पैसे से खरीदा गया उसका इफेक्ट कैसा रहा, अगर अच्छा रहा और ऑर्डर दीजिए साहब, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, तो उसका समीक्षा किया जाए। ये युद्ध का अंत नहीं है, ये समझ लीजिए एक तरीके से ये वो शुरुआती पहलू है जहां पे हम लोग को, हर किसी को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इस बार तो पहली बार आप सिविल में भी जाके आपने सबसे एक ड्रिल तक करा दिया, मॉक ड्रिल्स कराए थे। मॉक ड्रिल में तो हर एक जनता ने आपका साथ दिया। जिन शहरों में हुआ, अगर आपने अंधेरा रखने को कहा तो अंधेरा रखा गया। लेकिन हमने कई ऐसे चैनल भी देखे, कई ऐसे बड़े बड़े चैनल देखे जिसमें बाकायदा बताया जा रहा था कि कौन सा अस्त्र है, यहां तक कि कहां से छोड़ा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा मदद किया? क्योंकि ये चीजें तो हर तरफ से, क्या उनकी इंटेलिजेंस चुपचाप बैठी होगी, नहीं देख रही होगी? उसके बाद मेरा ये कहना है शुभंकर जी, मैं चाह रहा था कि एक तो मेरा जो प्रश्न था वो थोड़ा इतर था, लेकिन फिर भी मुझे ये बताएं कि क्या सेना पर संदेह है किसी तरह का? कभी किसी को नहीं है। आपने शायद ही किसी को सुना होगा। अगर आपने देखा नहीं, मुझे अभी लगा आपके जितने सवाल हैं, अब आपके जितने सवाल हैं उनको सेना के, एक मिनट प्रियंका जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके। जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? भारतीय जनता पार्टी बताए ना, सेना बीच में कहां से आ गई? एक मिनट। सेना ने अपना काम किया, सेना ने वहां जाकर पाकिस्तानियों को, वहां आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए, वहाँ लोगों को पूरी तरीके से ये महसूस प्रियंका जी, अगर आप सुनेंगी, आग मिलाना आसान नहीं है। आप सुनेंगी तो ही समझ पाएंगी, नहीं तो आप एक मोनोलॉग में फंस के रह जाएंगी। आप ला सकते हैं इतनी प्रियंका जी, पूरे आदर के साथ, एक मिनट भाई, आवाज जरा प्रियंका जी की कम को, या तो प्रियंका जी को आवाज नहीं मिल रही है या वो सुनना नहीं चाहती, ये मोनोलॉग हो जाएगा। मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा, चर्चा ऐसे नहीं होती है प्रियंका जी। सिंपल, आप जब तक सुनेंगी नहीं कि बात क्या हो रही है, तब तक आप बात क्या बोलेंगी? ये सवाल इसलिए उठा कि राफेल तो बीजेपी वाले नहीं उड़ा रहे, या कोई भी विमान बीजेपी वाला नहीं उड़ा रहा। सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सेना, नॉट बीजेपी, सेना अपनी, सुनिए, आप सुनेंगे नहीं प्रियंका जी तो आप समझ नहीं पाएंगी बात, आप फिर बीच में आ रही हैं। सेना ने कहा
था कि हमने जाके वहां दुश्मन को पहले बता दिया था? ये तो जयशंकर जी ने आप सुन रही हैं बात, आप सुने, आप सुनेंगे नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप पूरे आदर के साथ, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आप सुनेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, रत्नाकर सिंह जी बैठे हैं, वो जवाब देंगे। अभी सेना ने यह कहा कि इस विषय में, पत्रकारों ने सवाल पूछा सेना से, सेना ने कहा यह विषय डिस्कस करने के नहीं होते, इन पर जानकारियां नहीं रखी जाती है, सेना ने कहा, ये बीजेपी ने नहीं कहा। करने का तो ये भी नहीं होता है कि जाके कह दो कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, तुम्हारे आतंकवादी ठिकाने से, ये बताने की चीज होती है। आप दुश्मन को जाके पहले बता देंगे कि हाँ हमारे हैं, आप बचिए, जितने आतंकवादी अपने। चलिए एक काम करिए, सब बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए। चलिए प्रियंका जी आप भी बोलिए, रत्नाकर जी आप भी बोलिए, शुभंकर जी, ये कोई चर्चा का तरीका होता है, सब बोलिए एक साथ। रत्नाकर जी, इनके कुछ सवाल अगर आपको आप दे पाए जवाब। आप चाहते हैं कि आपके मुंह में जो शब्द हैं वही मैं भी बोल दूं, तो वो अरे आप एक लॉजिकल बात करिए, आप लॉजिकल बात करिए। मैंने सवाल पूछा, मैंने रत्नाकर जी से पहला सवाल पूछा जब आप चर्चा में थी, आपने सुना नहीं सुना कि विपक्ष को संतुष्ट करना भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का काम है। जब हम कह रहे हैं, अरे आप, मैं समझ गया भाई, आप बोलिए रत्नाकर जी, ठीक है, हम कह रहे हैं रत्नाकर जी बोलिए। जैसे आपकी बातें नहीं जा पाएंगी, मेरी बातें कैसे जाएंगी? नहीं आप बोलिए। देखिए बात ये है प्रवीण जी, यहाँ पे बैठकर हमारी कांग्रेस नेत्री जो है सेना के ऊपर विश्वास जो दिखा रही है, वही विश्वास जो है राहुल गांधी को भी दिखाना चाहिए। राहुल गांधी फिर क्यों पूछ रहे हैं ये स्ट्रैटेजी है, हमारे जो है कितने विमान जो है खो दिए हमने? इस तरह का अगर प्रश्न उठाकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो यही आदमी सोचेगा ना कि कहीं न कहीं इनकी सेना की बातों पर इनका भरोसा नहीं है। जबकि आपने देखा कि डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और कहा कि हमारे कोई भी सारे लड़ाकू विमान सुरक्षित हैं, हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, कहीं भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये तो डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो इनको बातों पर भरोसा नहीं है। इनको देखिए, ये आज वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि वह भारत के लड़ाकू विमान मार गिरा है, तो राहुल गांधी यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई कितने विमान मार गिरा है। तो ये समझने वाली बात है कि क्यों कांग्रेस के पार्टी के नेताओं का जो बयान है वो पाकिस्तान मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। आज भी उनके बयान पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान के संसद में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बात तो मैंने बोल दी, मैं जानता हूं कि अभी इस पर कोई बहुत सार्थक जवाब मुझे शायद ना मिल पाए चर्चा में, लेकिन शुभंकर जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका थोड़ा सा मैं कम इंक्लूजन ले पाया हूं। शुभंकर जी मुझे ये बताएं कि अब तो अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस संतुष्ट है? बिल्कुल, देखिए जब बात देश के ऊपर आई तो तुरंत ये बात ममता बनर्जी जी ने भी बात कही और मेरे ख्याल से समस्त विपक्ष ने कही कि हम बहुत मजबूती से सरकार से बात करें। पर डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको बताऊं प्रवीण जी, जब आपने पीएचडी किया होगा, आपको जब डॉक्टरेट की उपाधि मिली होगी, तो आपका एक बेसिक रिसर्च रहा होगा। उस रिसर्च में आपने वो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों के ऊपर रिसर्च की होंगी, आपका जो भी टॉपिक रहा होगा सब। आज के दिन में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि रिसर्च को भी अगर एक संदर्भ है, आपको ये समझना पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ अपने आप में सिर्फ युद्ध हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। युद्ध तो कहिए छिड़ी ही नहीं, ये जो ड्रोन अटैक्स होते रहे और इधर से उसको बहुत कमती में कहिए कि वो आकार लेके गया, लेकिन जो मॉक ड्रिल्स हो रहा था वो जिस आशंका के साथ मॉक ड्रिल्स की जा रही थी कि कई शहरों पर हमला हो जाएगा, अगर वो हालात अगर खड़े हो जाते तब क्या होता, उस समय के सिचुएशन क्या होते। और मेरे ख्याल से ये हर एक पार्टी, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग देखें कि कहां तक हम लोग तैयार हैं। वहां पे एक नागरिक के भी अधिकार सामने आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न पूछता है कि भैया इसमें हुआ क्या, तो इससे वो देशद्रोही नहीं बने। ये पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी मतलब मैं कई चीजों से मैं कहता हूं कि किसी बात को जोर जोर से कहने से, वो झूठ को अगर आप ज्यादा फैलाएंगे तो उससे फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि आज के दिन में गूगल मामा सबके हाथ में है, आप तभी सर्च कर सकते हैं। डीजीएमओ के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, डीजीएमओ ने यह कहा कि हम लोग को कोई ऐसी कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंची, लेकिन ज्यादा क्लियरिटी हम अलग इसके ऊपर विस्तार रूप से हम इसका रिपोर्ट जारी करें, जो कि अभी फिलहाल नहीं हुआ है, उसके लिए वेट किया जा रहा है। तो इस बात को कृपया न कहें
कि डीजीएमओ ने शुरू से इसको खारिज कर दिया कि भाई नहीं इसके लॉसेस, ये कही गई है कि जहां तक रत्नाकर जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, उनका क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं, उसके ऊपर बताई जाए। जी देखिए, अभी हमारे जो टीएमसी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन शायद ये भूल गए कि जब भी 1999 का जो अटैक किया था, वो कारगिल जो युद्ध हुआ था, उसका भी रिपोर्ट 5 साल के बाद आया। तो ये रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती है, 5 दिन के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं दे देता है, नहीं बताता है। हाँ, फौरी तरीके से अगर वहां पे क्या क्या क्षति हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो रिपोर्ट आना है, उस रिपोर्ट को पूरा प्रिपरेशन करके बनाया जाता है, साक्ष्य के साथ बनाया जाता है, और फिर वो रिपोर्ट जो है बताया जाता है। तो जो पिछला कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी 5 एक मिनट, क्या शुभांकर जी क्या कह रहे हैं आप? ये चीज आप समझिए, एक मिनट ये चीज रत्नाकर समझिए जी। की आप बात मुझे है। परमिशन है? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए प्रवीण जी, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रियंका जी अगर लगातार बोलती चली जाती है, अगर इस प्रकार से अगर होता है तो क्यों बोलते हैं? उसका कारण ये है कि जब आप समय से पूरी बात को सुनेंगे नहीं, थोड़ा सा रत्नाकर जी को वापस जाके सुनाइएगा। अभी रत्नाकर जी आप ही के चैनल पर बैठ के बोले कि डीजीएमओ ने इस बात को कॉन्फ्रेंस में कही कि हमारा कोई भी राफेल का नुकसान नहीं हुआ, किसी भी हमारे इस पर से जो है नुकसान नहीं, अभी इसकी रिपोर्ट ही जारी नहीं हुई है, खुद अभी कह रहे हैं। तो 2 बातें इसी समय कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। मैं इसी बात को साबित कर रहा था। पहली बात, इन्होंने खुद अभी माना। दूसरी बात, प्रश्न पूछने से कोई आप यहाँ पे देशद्रोही नहीं साबित होता है। राहुल गांधी ने अगर सवाल पूछा, मैं यहाँ पे राहुल गांधी का उनका वक्ता होकर नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सवाल पूछा जाता है, उसको आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अगर आज के दिन में आप सत्ता में हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कई बार। ठीक है शुभांकर जी, आपने अपनी बात रखी। आप डायरेक्टली किसी भी लीडर को फोन करें, किसी भी सांसद को फोन करें और सीधे उठा के उसको कमांड जारी कर दें। ठीक, आपको एक जो शिष्टाचार है, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं जानता हूं कि एक जगह पर आकर बात रुकेगी। आप जो कह रहे हैं रत्नाकर जी, या भारतीय जनता पार्टी का यही जो स्टैंड आया रत्नाकर जी की तरफ से वो आएगा। विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल स्पष्ट हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि शुभांकर भट्टाचार्य जो कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ऑफिशियली ममता बनर्जी भी ये स्टैंड लेती हैं, क्या वो सेना से ये सवाल पूछती, या जो सवाल पूछे जा रहे हैं कितने राफेल गिरे हैं या किस तरह की क्षति हुई है, वो सवालों को जानने की जिज्ञासा किन किन दलों में होती है। लेकिन एक बात और स्पष्ट है कि इसको लेकर इंडिया ब्लॉक के कई दल रहे हैं जिन्होंने इस तरह के सवाल नहीं पूछे, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाना चाहिए। और ये विरोध केरल जैसे, जहां पर यूडीएफ इतना मजबूत गठबंधन देखने को मिलता है और मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है जो डेलीगेशन का हिस्सा है, वो तक उठाती है। तो प्रियंका जी, एक बात तो साफ है कि ये कांग्रेस का स्टैंड है। क्या आप लोग इस स्टैंड को और आगे बढ़ाने वाले हैं इन सवालों को लेकर? जैसे इधर तिरंगा यात्रा निकल रही, कोई और यात्रा निकालेंगे चलते चलते? देखिए, जब युद्ध चल रहा था तो हम सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए हमने तिरंगा यात्रा भी निकाली। हमने पूरी तरीके से जगह जगह पूरे प्लेटफॉर्म पे ये भी कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, पर सरकार हमेशा मुंह चुराती रहे। जब विशेष सत्र की बात की गई तो नहीं हुआ। और वैसे भी सरकार से एक सवाल पूछने लायक है कि आज ये सरकार बताए कि यूएस के लगातार दौरे, लगभग पूरे अपने कार्यकाल में 10 से 11 दौरे उन्होंने किए, पर उनकी विदेश नीति कहाँ है कि आज पाकिस्तान और इंडिया को बराबर लाके खड़ा कर दिया। एक आतंकवादी देश जो आईएमएफ के पूरी तरीके से लोन पर डिपेंडेंट है, उस देश को इंडिया जैसे महान देश, देखिए कल हमने इस पे, प्रियंका जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय इतना ही था, लेकिन कल इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और ये विदेश नीति की एक बड़ी चूक कई लोगों ने मानी, लेकिन ये भी माना कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे अमेरिका की विदेश नीति और भारत के प्रति और पाकिस्तान को इक्विवेलेंट खड़े कर देना उनके बयान से, जिससे वो बाद में खुद पलट जाते हैं, बराबरी पर नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस चर्चा में बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जवाब सवाल हो सकता था, लेकिन समय इतना ही है। आप तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।